हेलो बच्चों, आवाज आ रही है? यस सर। हाँ बच्चों, कैसे हो? अच्छे हैं सर। क्या हाल चाल है बच्चों? क्या पढ़ रहे थे? कहाँ तक पढ़ लिए थे कल? सर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर में क्या कुछ पढ़ा था? ऑर्डर में स्टार्ट करना। यस सर, नेगेटिव ऑर्डर फ्रैक्शनल एरर बताया था। एक मिनट देख लेता हूँ मैं। आपको नोट्स क्या भेजी थी? आपने भेजा नोट्स मुझे? अच्छा, कल की नोट्स भी आपके पास नहीं गई होगी ना? नो सर। ओके। इट इज डिफाइंड एज अ सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अच्छा, ऑर्डर शुरू किया था मैंने, है ना? तो मैंने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में आपसे बात की थी कि ऑर्डर होता क्या है, कि रिएक्शन का जो एक्सपेरिमेंट। हाँ बेटा। अच्छा, क्वेश्चंस भी दिया था। अच्छा, पहले क्वेश्चन डिस्कस कर ले। यस सर। यस सर। बताइए यस बताइए बताइए, क्वेश्चन बताइए। सर, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। पेज नंबर? अच्छा, एक्सरसाइज का 71। 71 का क्वेश्चन नंबर 6। वैसे तो ये सवाल लगा सकते हैं आप। बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि एक रिएक्शन है एंड रिएक्शन इज गिवन H2 + I2 और इससे बन रहा है 2HI, और बोल रहा है कि ये एलिमेंट्री रिएक्शन है। एलिमेंट्री का मतलब क्या होता है? वन स्टेप, है ना? एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब होता है वन स्टेप रिएक्शन। तो ये वन स्टेप रिएक्शन है। कहीं पर भी एलिमेंट्री दिया है तो इसका मतलब है कि हम बात कर रहे हैं कि रिएक्शन वन स्टेप है। तो ये वन स्टेप रिएक्शन है। और तो अगर ये वन स्टेप रिएक्शन है तो इसका रेट एक्सप्रेशन क्या बनेगा? रेट R = K कंसंट्रेशन ऑफ H2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ I2, यही बनेगा। क्योंकि वन स्टेप है तो सारे मॉलिक्यूल एक साथ पार्ट लेंगे। H2 का 1 मोल है वो पूरा एक साथ पार्ट लेगा, Y2 का 1 मोल है वो भी एक साथ पार्ट लेगा। तो जो रेट बनेगा लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग वो यही बनेगा कि नहीं? बोलो। यस। समझ में आई बात? अब क्या कह रहा है? अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर कंटेनर के वॉल्यूम को दुगना कर दिया जाए, इफ वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर containing the gaseous mixture is increased 2 times
द फाइनल रेट ऑफ रिएक्शन, तो फाइनल रेट क्या होगा? तो अगर वॉल्यूम को 2 गुना कर दिया, सोचो कि वॉल्यूम को बढ़ा के 2v कर दिया तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? कंसंट्रेशन हाफ हो जाएगी। बोलो, अगर वॉल्यूम दुगना हो गया, डायल है ना, तो वॉल्यूम अगर दुगना हो गया तो कंसंट्रेशन आधी हो जाएगी ना, क्योंकि कंसंट्रेशन क्या होती है? कंसंट्रेशन होता है n/v। अब वॉल्यूम रेसिप्रोकल है, तो अगर वॉल्यूम 2 गुना कर दिया तो कंसंट्रेशन हाफ हो जाएगी कि नहीं? बोलो। Yes, sir. तो अगर आपने कंटेनर का वॉल्यूम 2 टाइम कर दिया तो कंसंट्रेशन हाफ हो गई। तो अगर कंसंट्रेशन हाफ हो गई तो अब जरा देखो कि वॉल्यूम को 2 टाइम किया और कंसंट्रेशन हाफ हो गई। तो बच्चों, अगर कंसंट्रेशन हाफ हो गई तो अब जो नया रेट बनेगा वो क्या होगा? मान लो नया रेट R1 है, तो के H2 की कंसंट्रेशन आधी हो गई तो H2/2, और I2 की भी कंसंट्रेशन आधी हो गई तो I2/2। क्योंकि वॉल्यूम को डबल कर दिया तो कंसंट्रेशन हाफ हो गई, तो नया रेट आपको बताना है क्या होगा। अब इसको सॉल्व कर लो, तो यहां से आप देखो, तो यहां से ये 1/2 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4, और होगा क्या, K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ I2, ये होगा। अब आप यहाँ पे देखो, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये चीज, तो यहाँ से R1 बराबर 1/4, और ये है KH2 इंटू I2, और ये R के बराबर है यहाँ से, तो ये 1/4R। इसका मतलब जो फाइनल रेट है वो इनिशियल रेट का 1/4 हो जाएगा। इसका मतलब है बिकम 1/4 ऑफ द ओरिजिनल रेट, यानी कि इक्वेशन इसका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट ऑप्शन होगा। आया समझ में? यस सर। और बताइए। Sir, page 116 पे क्वेश्चन नंबर 10. पेज नंबर 116 पे क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। तो इसमें क्या दिक्कत है बेटा? क्वेश्चन नंबर 10 पेज नंबर 116, ठीक है। बोल रहा है कि एक रिएक्शन दी है, तो इसमें से करेक्ट रिलेशन कौन सा है ये आपको बताना है। तो रिएक्शन आपको दी है N2 प्लस 3H2 एंड इट गिव्स 2NH3। अब यहां से देखा जाए तो रेट का एक्सप्रेशन क्या बनेगा, तो यहां से R बराबर क्या बनेगा, -d(N2/dt) इज इक्वल टू, ये होगा -1/3 dH2/dt इज इक्वल टू, ये बनेगा 1/2 dNH3/dt। अब आपको रिलेट कर लेना है कि कौन सा रिलेशन इसके लिए सही होना चाहिए। तो क्या पहला रिलेशन सही दिख रहा है आपको? नो सर। पहला तो नहीं सही है। दूसरा dN2/dt इज इक्वल टू 2 dNH3/dt, ये भी गलत है। dN2/dt इज इक्वल टू 1/2 dNH3, यही रिलेशन तो सही है। ऑप्शन नंबर थर्ड, थर्ड सही है। देखो, क्योंकि यहाँ से दिख रहा है ना कि -dN2/dt ये किसके बराबर है, 1/2 टाइम्स ऑफ dNH3/dt, तो थर्ड इज अ करेक्ट ऑप्शन। बोलो, समझ में आया? Yes, sir. और बताइए। सर पेज नंबर 120 पे पेज नंबर 120 पे 49। 49, ठीक है। 120 पे 49, पेज नंबर 120 पे क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि द रेट ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन गिवन है ट्वाइस N2O5 गिव्स, यहां से रिएक्शन है 4NO2 प्लस O2, ये एक रिएक्शन दी और इसके लिए कुछ डेटा भी दे दिया है। तो पूछ रहा है K डैश और K डबल डैश में क्या रिलेशन है, और इसमें dN2O5/dt, dNO2/dt और dO2/dt की वैल्यू दे दी है। तो इसका रेट एक्सप्रेशन लिखो, R इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -1/2
यहां से आएगा DN2O5 बाई dt इज इक्वल टू, ये वैल्यू आएगी क्या, 1/4 DNO2 बाई dt इज इक्वल टू, ये वैल्यू आएगी DO2 बाई dt। अब आपको यहाँ पे कुछ वैल्यू गिवन है, जैसे DN2O5 बाई dt की वैल्यू दिया है, तो इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा -1/2 और DN2O5 बाई dt की वैल्यू है K इंटू N2O5, ये इसकी वैल्यू दे दी है, इज इक्वल टू 1/4 DNO2 बाई dt की वैल्यू है K डैश, तो ये है K डैश इंटू N2O5, ये दे दिया है, इज इक्वल टू DO2 बाई dt की वैल्यू है K डबल डैश, तो ये दिया है K डबल डैश N2O5। तो आपसे रिलेशन पूछा जा रहा है, तो पहली बात तो N2O5 सब में कॉमन है, तो आप इसको हटा दो, तो यहां से दिस इंप्लाइज ये हो जाएगा -1/2 के बराबर 1/4 K डैश इज इक्वल टू K डबल डैश, ये आएगा। बोलो बच्चों, N2O5 सब में कॉमन हटा दिया। Yes, sir. अब आप रिलेट कर लो कि कौन सा रिलेशन सही है। तो K डैश 2K के बराबर है और K डबल डैश क्या 2K के बराबर है? नहीं। अब आपको ऐसे ही चेक करना पड़ेगा, रिलेशन आ जाएगा। अच्छा ये प्लस होगा, ये प्लस। अब आपको रिलेट कर लीजिए, तो देखते हैं कौन सा रिलेशन सही है। देखिए, तो K डैश और K का रिलेशन निकालना है, तो इसको और इसको रिलेट करिए, तो यहां से आपको क्या मिलेगा, K डैश इज इक्वल टू, इधर लाओगे तो 2K आएगा, ठीक। और दूसरा किसको रिलेट करना है, K और K डबल डैश को रिलेट करना है, तो K और K डबल डैश को रिलेट करिए, तो यहां से अगर आप इसको और इसको रिलेट करिए तो K बराबर 2K डबल डैश आ जाएगा, है ना, या K डबल डैश बराबर 1/2K आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, K डबल डैश बराबर K/2 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, फोर्थ ऑप्शन सही लग रहा है। देखो Yes, समझ sir. गए, फोर्थ करेक्ट है, दोनों को रिलेट करना था। और बताइए। सर क्वेश्चन नंबर Sir, वो 33 plus पेज 118, क्या बेटा, पेज नंबर 118 पे क्वेश्चन नंबर 33। 118 पे क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है। ये भी वैसा सवाल है, सब तो आसान सवाल है। सर यहाँ आपने प्लस क्यों कर दिया था 1/2K को? क्योंकि -DN2O5 बाई dt की वैल्यू दी है, ध्यान से देखो। Okay, yes. -DN2O5 बाई dt डायरेक्ट दिया है ना, इसलिए। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हाँ, पेज नंबर 118 पर क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। 118 पर क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है क्वेश्चन, बोला है कि एक रिएक्शन दी है, क्या रिएक्शन दी है, BrO3 माइनस प्लस 5Br सर माइनस, हाँ जी, सर ये क्वेश्चन नहीं है। 118 पे 33, यस सर, वो है फॉर द रिएक्शन A+B2 प्रोडक्ट इट इज ऑब्जर्व दैट, ये वाला है। अच्छा 35 है ये तो 35 क्वेश्चन है। हाँ सर, हमारे में 33 है, तो आपने दिया ही नहीं। ओके, ये सवाल अभी ऑर्डर का है, वैसे ऑर्डर का है, थोड़ा सा रुक जाओ तब आएगा ये सवाल, ठीक है, अभी ओके मत लगाओ। और बताओ, और बताओ बच्चों, और कोई, कोई नहीं है, तो आगे चले, बाकी सब लग गए। Yes, sir. ओके चलो ठीक है। तो हम लोग कल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे थे कि रिएक्शन का
जो एक्सपेरिमेंटल रेट एक्सप्रेशन होता है, बेटा अगली क्लास किसकी है आपकी? बॉटनी। अच्छा बॉटनी की, गिरधारी सर की है। यस जी हाँ सर। और विजय सर की कौन सी है? तीसरी है सर। थर्ड है, ओके ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? हाँ ऑर्डर की बात कर रहे थे हम लोग, तो 2 मिनट रुको बच्चों। ठीक है, तो मैंने बताया था कि रिएक्शन का जो एक्सपेरिमेंटल रेट एक्सप्रेशन होता है उसमें कंसंट्रेशन की जो पावर है उसके सम को ऑर्डर कहा जाता है ना। तो मैंने कल आपको बताया, फिर ऑर्डर 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। तो ऑर्डर के बारे में कल हम लोगों ने बात की थी कि ऑर्डर को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं। तो दूसरी बात ये कि ऑर्डर बताया तो था, तो इसमें एक पॉइंट था कि ऑर्डर कुछ भी हो सकता है ना, मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में पॉजिटिव, किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, 0 हो सकता है, फ्रैक्शनल हो सकता है। रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो कुछ भी हो सकता है ना, मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव, 0, फ्रैक्शनल कुछ भी हो सकता है। दूसरी बात, ऑर्डर हमेशा स्लोएस्ट स्टेप से डिफाइंड होता है ना। किसी भी रिएक्शन का जो एक्सपेरिमेंटल रेट एक्सप्रेशन होता है, जो स्लोएस्ट स्टेप होता है, उसी से ऑर्डर को बताया जाता है। तो हमें पता ही नहीं होता कि स्लोएस्ट स्टेप क्या है, जब तक कि मैकेनिज्म नहीं पता होगी तब तक स्लोएस्ट स्टेप हमें पता ही नहीं होगा। तो अगर स्लोएस्ट स्टेप पता है तभी बता सकते हैं। तो जो ऑर्डर है वो एक्सपेरिमेंटली डिफाइंड किया जाता है। किसी रिएक्शन को देखकर तुम उसका ऑर्डर बता नहीं सकते हो, या तो कुछ डेटा गिवन हो तभी बता सकते हो, वरना रिएक्शन का ऑर्डर जो है, ऑर्डर और एक्सपेरिमेंटली डिफाइंड, मतलब आप थ्योरेटिकली इसको डिफाइन नहीं कर सकते। जो ऑर्डर है वो एक्सपेरिमेंटली डिफाइंड टर्म्स है, तो ये एक्सपेरिमेंटली डिफाइंड, ठीक है। तो ये रिएक्शन का ऑर्डर होता है, और किसी भी रिएक्शन में कंसंट्रेशन की जो पावर है उसका सम जो है वो रिएक्शन का ऑर्डर कहलाता है। और अलग अलग ऑर्डर की रिएक्शंस होती हैं, 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, ये सब एक्सपेरिमेंटली ही डिफाइंड होता है। लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूं, जो जो मैं इसलिए बता रहा हूं कि मुझे याद है। मैं ऐसे कभी नहीं बता सकता, क्योंकि रिएक्शन को देखकर तो कोई भी नहीं बता सकता, लेकिन क्योंकि मुझे आपको पढ़ाना है तो मुझे तो चीजें याद रखनी पड़ती हैं। तो वो मुझे समझ लेना याद है तभी मैं बता पा रहा हूँ। और आपसे कभी नहीं पूछेगा एक रिएक्शन देकर कि देख के बताओ ऑर्डर क्या है, वो कुछ ना कुछ डेटा जरूर देगा, तभी आप रिएक्शन के ऑर्डर को डिफाइन कर सकते हैं। ऐसे आप ऑर्डर नहीं बता सकते। फिर भी मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताता हूँ। तो एग्जाम्पल्स ऑफ वेरियस ऑर्डर रिएक्शन, है ना। तो यहाँ पर एग्जांपल्स ऑफ वेरियस ऑर्डर रिएक्शन। तो अलग अलग ऑर्डर की जो रिएक्शंस हैं उनके एग्जांपल्स की बात करते हैं। सो एग्जांपल्स ऑफ वेरियस ऑर्डर रिएक्शन। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कुछ एग्जांपल। जैसे पहला है 0 ऑर्डर रिएक्शन। कुछ रिएक्शंस हैं जो 0 ऑर्डर की होती हैं। 0 ऑर्डर रिएक्शन मतलब जिसका ऑर्डर 0 होता है। जैसे पहला एग्जांपल मैं आपको बताता हूं 0 ऑर्डर रिएक्शन में। जैसे अमोनिया का थर्मल डिकम्पोजिशन। जो अमोनिया है, जब इसको थर्मली डिकम्पोज करते हैं, प्लैटिनम की सरफेस पर प्लैटिनम कैटलिस्ट यूज होता है, और इसकी सरफेस पे डिकम्पोज करते हैं, तो ये N2+3H2 बनता है। और ये रिएक्शन 0 ऑर्डर की होती है। मतलब अगर हम इसका रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे, तो इसका जो रेट एक्सप्रेशन बनेगा वो बनेगा K
इंटू कंसंट्रेशन ऑफ NH3 की पावर 2, ये इसका रेट एक्सप्रेशन बनेगा। R बराबर के NH3 सॉरी जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो ये बनेगा R बराबर के NH3 की पावर 0, मतलब कंसंट्रेशन की पावर 0। तो रिएक्शन का जो एक्सपेरिमेंटल रेट एक्सप्रेशन है उसमें कंसंट्रेशन की पावर में 0 आ रहा है। तो कंसंट्रेशन की पावर 0 आने का मतलब है कि रिएक्शन किस ऑर्डर की होगी, 0 ऑर्डर की, या पावर में 0 है तो R K के बराबर होगा, मतलब 0 ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट है वो रेट कांस्टेंट के बराबर होता है। और यहाँ पे पावर पे 0 है, इसका मतलब है कि रेट अमोनिया की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। तो 0 ऑर्डर की खासियत होती है कि वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता, बल्कि वो रिएक्टेंट की जगह पर किसी दूसरे फैक्टर पे डिपेंड करता है। जैसे कैटलिस्ट पे डिपेंड कर सकता है, हीट पे डिपेंड कर सकता है, लाइट पे डिपेंड कर सकता है, लेकिन रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता। तो ये रिएक्शन का जो रेट है वो अमोनिया की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि इस रिएक्शन का जो रेट है पता है वो किस पे डिपेंड करता है, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन, इस रिएक्शन का जो रेट है वो डिपेंड्स ऑन सरफेस एरिया ऑफ कैटलिस्ट। इसका जो रेट है वो सरफेस एरिया ऑफ कैटलिस्ट, मतलब कैटलिस्ट के सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। तो इस रिएक्शन का रेट जो कैटलिस्ट है उसके सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है, ना कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे रेट नहीं डिपेंड करता, इसलिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, और एक्सपेरिमेंटली जब निकालते हैं तो अमोनिया की कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड नहीं करता। सो दिस इज द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। समझ में आई बात बच्चों? बोलो। यस क्लियर है? फिर इसी तरह से देखो, इसी तरह से मैं एक और एग्जांपल आपको दिखाता हूं जो जीरो ऑर्डर का है। जैसे दूसरा एग्जांपल, हाइड्रोजन और क्लोरीन की रिएक्शन, H2 गैस और Cl2 गैस रिएक्ट करके 2HCl बनाता है सनलाइट की प्रेजेंस में HNO। ये रिएक्शन होती है सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है, रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में होते हैं। तो अगर हम इसका रेट एक्सप्रेशन लिखें तो यहां से जो R है, R बराबर के कंसंट्रेशन ऑफ H2 की पावर 0 एंड कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 की पावर 0, मतलब रेट ना हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है ना क्लोरीन की, मतलब इसका भी रेट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि इस रिएक्शन का जो रेट है वो जो लाइट हम डालते हैं, जो सनलाइट डालते हैं, उसकी इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, रिएक्टेंट पे ना डिपेंड करके सनलाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और इसकी खास बात है कि रेट ऑफ दिस रिएक्शन, अगर हम इसकी बात करें तो रेट ऑफ दिस रिएक्शन डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट, डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट। तो इस रिएक्शन का जो रेट है वो सनलाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, ना कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे, और इसलिए ये भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। एक दो रिएक्शन है जिसको याद रखें, इसके अलावा अगर आपसे कुछ पूछा जाता है तो वो सवाल में बिना मेंशन करे आपसे कभी नहीं पूछेगा, ठीक है। तो इसलिए एक दो है जो मैं आपको बता रहा हूं, जो आप याद रख सकते हैं, एनसीईआरटी में गिवन है। बाकी इसके अलावा कुछ भी होगा तो सवाल देगा तभी वो आपसे पूछेगा, ठीक है। तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। इसी तरह से आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूं। दूसरा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ पे आते हैं एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो अगर कोई फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है तो उसका एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के एग्जांपल्स में आए, कौन कौन से एग्जांपल्स हैं जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के हैं। तो जैसे सबसे पहला एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, N2O5 का थर्मल डिसोसिएशन। N2O5 को जब थर्मली डिसोसिएट करते हैं तो ये ट्वाइस NO2 प्लस हाफ O2 बनाता है, और इसका जो डिसोसिएशन है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होते हैं।
फर्स्ट ऑर्डर है, इसका मतलब है कि जो रेट आएगा वो आएगा K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 की पावर में आएगा 1, यानी कि रेट N2O5 की फर्स्ट पावर के प्रोपोर्शनल है और इसलिए इस रिएक्शन का जो ऑर्डर होगा वो 1 होगा। तो दिस विल बी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसी तरह से दूसरा देखिए, जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डिकम्पोजिशन होता है H2O2। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जब थर्मली डिकम्पोज होता है तो ये बनाता है H2O प्लस हाफ O2 और ये रिएक्शन भी फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती है। मतलब इसका जो रेट है वो K कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 की पावर 1 होता है। मतलब ये भी फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स को फॉलो करता है। इसी तरह से कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे अमोनियम नाइट्राइट का थर्मल डिकम्पोजिशन। अमोनियम नाइट्राइट होता है NH4NO2। इसको जब थर्मली हीट करते हैं तो ये बनता है N2 + 2H2O एंड दिस इज आल्सो द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यहां से ये R बराबर होगा K एंड दिस इज अ कंसंट्रेशन ऑफ NH4NO2। सो ये रिएक्शन भी जो है वो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती है। सो दिस इज सम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस और इस तरह से हम इन्हें डिफाइन करते हैं जिसका रेट रिएक्टेंट की फर्स्ट पावर के प्रोपोर्शनल होता है। इसी तरह से कुछ रिएक्शंस हैं जो सेकंड ऑर्डर की होती हैं, जैसे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो अगर हम सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस के कुछ एग्जांपल्स देखें, ठीक है, तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस के एग्जांपल पे आते हैं। तो अगर सेकंड ऑर्डर की कुछ रिएक्शंस की बात करें तो जैसे देखें, एक रिएक्शन है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड की रिएक्शन जब एथाइल अल्कोहल से कराते हैं C2H5OH से, तो प्रोडक्ट बनता है CH3COO C2H5 एथाइल एसीटेट प्लस वाटर H2O, ये प्रोडक्ट बनता है एंड दिस इज आल्सो द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होती है और इसका जो रेट आता है वो आता है K कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOH इंटू कंसंट्रेशन ऑफ C2H5OH। तो इसका जो एक्सप्रेशन है वो ये बनता है R बराबर K इंटू दिस, और ये रिएक्शन भी सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है। ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है क्योंकि यहाँ पर इसकी पावर में 1 है और यहाँ पर इसकी भी पावर में 1 है। मतलब रिएक्शन का जो ऑर्डर है दैट विल बी 2, सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन होती है। इसी तरह से कुछ रिएक्शन है जो फ्रैक्शनल ऑर्डर की होती है। जैसे एक रिएक्शन में आपको दिखा रहा हूँ फ्रैक्शनल ऑर्डर की रिएक्शन। जैसे देखिए, कभी कभी ऑर्डर जो है वो फ्रैक्शनल होता है, तो फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन, रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो फ्रैक्शनल है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन का। जैसे मान लीजिए सपोज एक कंपाउंड होता है एसिटिल्डिहाइड CH3CHO, ये है एसिटिल्डिहाइड, और जब हम इस एसिटिल्डिहाइड को हीट करते हैं तो ये प्रोडक्ट बनाता है CH4 + H2O, ओ सॉरी CH4 + CO, प्रोडक्ट बनता है CH4 + CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। मेथेन बनता है और कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। और अगर इस रिएक्शन की बात करें तो इसका भी जो रेट है R वो होता है K। अगर इसके रेट की बात करें तो ये R बराबर K एंड कंसंट्रेशन ऑफ CH3CHO की पावर 3/2। मतलब ये रिएक्शन फ्रैक्शनल ऑर्डर की है और इसका ऑर्डर जो है वो 1.5 होता है। लेकिन ये सब मैं केवल इसलिए बता पा रहा हूं कि ये मुझे याद है और आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी मैं आपको तरीके सिखाऊंगा आगे। अभी तो बस ऑर्डर बता रहा हूं, ऑर्डर निकालने का तरीका नहीं सिखाया है। अभी आगे चलकर मैं आपको तरीका सिखाऊंगा कि कुछ मैथमेटिकल डेटा गिवन होते हैं और उन डेटा का यूज करके आप किसी रिएक्शन का ऑर्डर बहुत आसानी से बता सकते हैं। मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? अभी तो बस मैं आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूं कि अलग अलग ऑर्डर की रिएक्शंस होती हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं डिफरेंट ऑर्डर की रिएक्शंस के। बोलो, समझ में आया बच्चों? यस आगे चले। यस ठीक है, तो ये है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब ये जो ऑर्डर है, तो अलग अलग ऑर्डर की रिएक्शंस होती हैं
और ऑर्डर के बेसिस पर जो रेट कांस्टेंट है उसकी यूनिट अलग अलग होती है। और यूनिट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी यूनिट को देखकर ऑर्डर बताया जा सकता है। इसलिए मैं आपको अब अगला टॉपिक जो पढ़ाने जा रहा हूं वो टॉपिक ये है कि यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर रेट कांस्टेंट ये होता है के फॉर डिफरेंट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर डिफरेंट ऑर्डर रिएक्शन। अलग अलग ऑर्डर की जो रिएक्शंस होती हैं उनके रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है। कभी कभी डायरेक्ट यूनिट ही पूछ लेता है कि इस ऑर्डर के रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी, इस ऑर्डर की रिएक्शन है तो रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी। तो कभी कभी डायरेक्ट इस तरह के ही सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि कोई एक रिएक्शन है और उस रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। एक रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है और मान लें कि इस रिएक्शन का ऑर्डर n है। लेट यहां से मान लिया जाए कि लेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज n। तो यहां से हमने मान लिया कि लेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज n, रिएक्शन का ऑर्डर n है। सो अगर रिएक्शन का ऑर्डर n है तो उस केस में देन इसका रेट एक्सप्रेशन क्या बनेगा, R इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर n, है ना। यही बनेगा बच्चों रेट एक्सप्रेशन। अगर nth ऑर्डर की रिएक्शन है तो रेट एक्सप्रेशन यही बनेगा। समझ में आ रहा है बच्चों? यस सर, यस सर, है ना, ये आ गया। तो आपको रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालनी है। तो रेट कांस्टेंट की यूनिट मतलब के की वैल्यू, ये के रेट कांस्टेंट, इसकी यूनिट निकालनी है। तो यहां से अगर आप यूनिट ऑफ के निकालें तो देखिए क्या आएगा। जो यूनिट ऑफ के है दैट विल बी व्हाट, यूनिट ऑफ आर, यूनिट ऑफ आर अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर एन, इसी की यूनिट आएगी। ठीक है। तो देखें आप आर की यूनिट क्या होती है, आर की यूनिट होती है मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स, और अपॉन ये क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स, मोल पर लीटर की पावर एन। क्या आ गया, क्योंकि इधर कंसंट्रेशन है उसकी यूनिट मोल पर लीटर होती। तो यहाँ मोल लीटर -1 है, यहाँ मोल लीटर -1 की पावर एन है, तो इसको आप ऊपर ले जाओ। तो जब आप इसको ऊपर ले जाओगे तो आपको यहाँ से यूनिट मिल जाएगी। आप इसको अगर ऊपर ले जाते हो तो जरा देखो यहाँ से क्या यूनिट बनेगी। तो फाइनली यहाँ से दिस इंप्लाइज यूनिट ऑफ के क्या बनेगा, यहाँ से देखिए इसको ऊपर ले जाओ तो ये हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स की पावर, यहाँ 1 है और ये n है और n ऊपर गया तो ये बनेगा 1 - n और सेकंड इनवर्स। मतलब nth ऑर्डर की अगर कोई रिएक्शन है तो उसकी जनरलाइज यूनिट ये बनेगी, मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 - n सेकंड इनवर्स। और इस तरह से k की जो जनरलाइज यूनिट है वो ये बनेगी, है ना। अब रिएक्शन का ऑर्डर अलग अलग हो सकता है, तो अलग अलग ऑर्डर के लिए n की वैल्यू अलग अलग होगी, इसलिए k की जो यूनिट है वो बदलती चली जाएगी। जैसे देखिए अगर मान लीजिए कि कोई रिएक्शन है जो 0 ऑर्डर की, ठीक है, सपोज एक रिएक्शन है जो 0 ऑर्डर की है, तो यहां से देखिए फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन, तो अगर रिएक्शन 0 ऑर्डर की है तो n बराबर 0 आएगा। तो n की वैल्यू यहाँ 0 रख दो, तो जब 0 रख दिया तो बचेगा क्या, पावर में 1 सेकंड इनवर्स। तो यहां से यूनिट ऑफ k क्या बनेगा, बोलिए, यूनिट ऑफ k। तो n की वैल्यू 0 रख दी तो ये बचेगा मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, है ना। तो अगर कोई रिएक्शन 0 ऑर्डर की होती है तो उसके k की यूनिट होती है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। कहीं पर भी k की वजह से कभी कभी क्या है हम ध्यान नहीं देते, लेकिन ऑर्डर को हम यूनिट से बता सकते हैं। जैसे बोला जाए कि एक रिएक्शन है जिसके रेट कांस्टेंट की वैल्यू 10 की पावर -5 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स है,
तो जैसे ही बोला K की वैल्यू 10 की पावर -5 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स है, तो मतलब आपको क्लियर हो गया कि रिएक्शन किस ऑर्डर की है। बोलो बच्चों। 0 order. 0 ऑर्डर ऑर्डर की। तो आपको क्लियर हो गया ना कि रिएक्शन 0 ऑर्डर की है। तो यूनिट से पहचान सकते हैं कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। इसी तरह से अगर मान लीजिए कि कोई रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर होती, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या केस होता? ठीक है, अगर मान लीजिए कि रिएक्शन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर की है, तो फिर बच्चों फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की कहानी क्या होती वो देख लो। तो अगर मान लो कि रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए n की वैल्यू क्या होती? 1। तो n की वैल्यू 1 होती, तो यहां से देखो तो यूनिट ऑफ k, यहाँ n की वैल्यू 1 रख दो, तो 1 - 1 0 हो जाएगा, ये पूरा टर्म 0 मतलब 1 हो जाएगा। तो यूनिट ऑफ k क्या आएगी? क्या बचेगा? केवल सेकंड इनवर्स, है ना, सेकंड इनवर्स, क्योंकि n की वैल्यू आपने 1 रख दिया, तो 1 - 1 0, और किसी की पावर 0 1 हो जाता है तो बचेगा केवल सेकंड इनवर्स, तो ये आ जाएगा। अगर मान लीजिए कि कोई रिएक्शन सेकंड ऑर्डर की है, तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होगा बोलो? n की वैल्यू 2। अब जरा n की वैल्यू 2 रखो, तो अगर आपने यहाँ n बराबर 2 रख दिया तो 1 - 2 -1 बचेगा, यहाँ लाओगे तो मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स हो जाएगी। तो फिर उस केस में जो k की यूनिट बनेगी वो क्या बनेगी? तो इस केस में अगर आप यूनिट ऑफ k निकालें, तो यहाँ पे जो यूनिट ऑफ k आएगा वो बचेगा मोल इनवर्स सेकंड, मोल इनवर्स लीटर, तो ये हो जाएगा मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स, है ना। तो इस तरह से अलग अलग ऑर्डर के लिए k की यूनिट अलग अलग होती है, और आप k की यूनिट से ये बता सकते हैं कि रिएक्शन किस ऑर्डर की होगी। मतलब इसके वैल्यू के बेसिस पर, इसकी यूनिट के बेसिस पर आप किसी भी रिएक्शन के ऑर्डर को बहुत आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। तो बोलो मेरी बात समझ में आ गई? यस सर। Yes. है ना। तो इस तरह से यूनिट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि यूनिट के हिसाब से हम किसी रिएक्शन के ऑर्डर को डिस्क्राइब कर सकते हैं। और इस तरह से ये जो ऑर्डर की बात चल रही है कि रिएक्शन का जो एक्सपेरिमेंटल रेट एक्सप्रेशन है, उसमें कंसंट्रेशन की जो पावर है उसके सम को रिएक्शन का ऑर्डर कहा जाता है। तो ये पूरी चीज मैंने आपको डिफाइन की। और जिस तरह से ऑर्डर का एक वर्ड आया यहाँ पर, इस पूरे चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट बात ही ऑर्डर है, उसी तरह से एक और बात है जो ऑर्डर से मिलता जुलता है, जिसको मॉलिक्यूलरिटी कहा जाता है। तो ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी दो बातें हैं। मैंने आपको ऑर्डर एक्सप्लेन किया, और इसी से मिलता हुआ एक और टर्म्स है जिसको मॉलिक्यूलरिटी कहा जाता है। क्या है मॉलिक्यूलरिटी वो मैं आपको समझाता हूं। तो मैं आपको जिस तरह से मैंने ऑर्डर समझाया, वैसे ही मैं आपको मॉलिक्यूलरिटी के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो हम लोग यहाँ से बात करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जिसको बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। एक टर्म है जिसको बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, मतलब किसी भी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है। ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी में अंतर होता है। ऑर्डर हमेशा रिएक्शन के स्लोएस्ट स्टेप से बताया जाता है, जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, और स्लोएस्ट स्टेप में जितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं वही ऑर्डर होता है। लेकिन मॉलिक्यूलरिटी के साथ ऐसा नहीं होता। मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है, किसी भी रिएक्शन के हर एक स्टेप में, चाहे वो स्लो स्टेप हो या फास्ट हो, या फास्टेस्ट हो या स्लोवेस्ट हो, किसी भी रिएक्शन के हर एक स्टेप में जितने मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं आपस में, दैट इज द मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी हर स्टेप के लिए डिफाइंड होती है। अगर एक रिएक्शन में 4 स्टेप हो रहा है तो मॉलिक्यूलरिटी चारों स्टेप के लिए डिफाइंड होगी, लेकिन ऑर्डर किससे डिफाइंड होगा चारों में से? स्लोएस्ट। स्लोएस्ट स्टेप से।
तो मतलब जो मॉलिक्युलरिटी है, अगर इसको हम डिफाइन करें तो मॉलिक्युलरिटी क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल या टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज इन ईच स्टेप ऑफ रिएक्शन, स्पीसीज इन ईच स्टेप ऑफ रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन के हर स्टेप में, ईच स्टेप ऑफ रिएक्शन, it is defined as total number of reacting species in each step of reaction, यानी कि रिएक्शन के हर स्टेप में जितने स्पीसीज आपस में रिएक्शन कर रहे हैं उन्हें कहा जाता है रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी। टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज which participate in the reaction, तो जितने स्पीसीज, जितने मॉलिक्यूल बच्चों, जितने स्पीसीज रिएक्शन में हर स्टेप में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। बात समझ में आई? इट इज डिफाइंड एज टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज इन ईच स्टेप ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के हर स्टेप में जितने स्पीसीज आपस में रिएक्ट कर रहे हैं वही मॉलिक्युलरिटी होती है। कैसे? मैं आपको इसे बहुत बेहतर तरीके से समझाता हूं। जैसे मान लीजिए, सपोज आपने एक रिएक्शन ली, जैसे एक रिएक्शन है 4HBr प्लस O2 और इससे प्रोडक्ट बनता है ट्वाइस H2O प्लस ट्वाइस Br2। ये एक रिएक्शन है, ठीक है, ये एक रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन को मैकेनिज्म वाइज समझे, अगर मैकेनिज्म देखें तो चीजें समझ में आएंगी कि अगर हम इस रिएक्शन को मैकेनिज्म वाइज समझे तो यहां पर सबसे पहले हम इसके फर्स्ट स्टेप में आते हैं। ये रिएक्शन 3 स्टेप्स में होती है और ये भी मुझे पता है क्योंकि मुझे याद है। आपको याद नहीं करना, सवाल आपको देगा। मुझे पढ़ाना है, मुझे समझाना है, तो मुझे चीजें लर्न करनी पड़ती, याद रखनी पड़ती, लेकिन आपको नहीं याद रखना, वो सवाल आपको देगा। मैं तो समझाने जा रहा हूं इसलिए मैं लिख रहा हूं। जैसे ये रिएक्शन है, अब ये रिएक्शन 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। अब वो 3 स्टेप कौन कौन से हैं देखिए। तो इस रिएक्शन में सबसे पहले स्टेप पे आते हैं। तो रिएक्शन का जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या होता है कि पहले स्टेप में जो HBr आपने लिया है, एक HBr यूज होता है और ये O2 से रिएक्ट करता है और ये बनाता है HOOBr। पहला स्टेप ये होता है, प्रोडक्ट ये बनता है। फिर आते हैं रिएक्शन के दूसरे स्टेप पे। तो जो रिएक्शन का सेकंड स्टेप होता है, इस सेकंड स्टेप में क्या होता है कि ये जो HOBr बना है, HOBr ये जो बना सेकंड स्टेप में, जो पहले स्टेप में HOBr बना, ये फिर से HBr से रिएक्ट करता है क्योंकि 4 HBr है, टोटल 4 HBr है। अभी एक यहाँ यूज हुआ, एक यहाँ यूज होता है और ये इससे रिएक्ट करके बनाता है 2 HOBr। प्रोडक्ट ये बनता है 2 HOBr, ठीक। फिर तीसरे स्टेप में क्या होता है वो देखो। रिएक्शन के थर्ड स्टेप में ले चलते हैं आपको। रिएक्शन का जो तीसरा स्टेप होता है, थर्ड स्टेप, इसमें क्या होता है कि ये जो 2 HOBr बना, ये 2 HOBr जो है, ये जो 2 HBr है, ऊपर अभी 2 HBr बन रहा है, उससे रिएक्ट करता है। बट एक्चुअली में रिएक्शन ऐसे होती, 2 HBr से रिएक्ट करता है क्योंकि टोटल 4 था, एक यहाँ यूज हुआ, एक यहाँ यूज हुआ, बाकी 2 HBr बचा और वो इससे रिएक्ट करके फाइनली प्रोडक्ट बनेगा 2H2O प्लस 2Br2। ये रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट बना। 3 स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट होती। बट एक्चुअली में देखो रिएक्शन कैसे हो रही है, तो 2 मोल है एक्चुअली में, HOBr प्लस HBr, ये रिएक्ट करते हैं और ये रिएक्ट करके बनाते हैं प्रोडक्ट।
ये तो हमने 2 मोल लिया है, 2 मोल HOBr, 2 मोल HBr रिएक्ट करते हैं, बट एक्चुअली में HOBr और HBr के बीच में एक बार रिएक्शन होती है, एक और HOBr एक और HBr रिएक्ट करके फाइनली ये प्रोडक्ट्स बनते हैं, और ये रिएक्शन 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। तो अब इन तीनों स्टेप में जो पहला स्टेप है ये वाला, फर्स्ट वाला, ठीक है, जो पहला स्टेप है वो स्लो स्टेप है, ये वाला जो स्टेप है वो स्लो होता है। अब अगर ये स्लो स्टेप है तो यही कहलाएगा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS। अब ये कैसे पता? ये मुझे पता है और ये सवाल आपको बताएगा। जो पहला स्टेप है वो स्लो है और यही है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS। अच्छा, इस स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी क्या दिख रही है आपको? जितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं वही मॉलिक्यूलरिटी होती है। तो इस स्टेप में कितने मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं आपस में? बोलो बच्चों, कितने मॉलिक्यूल के बीच में रिएक्शन हो रही है? 2, एक HBr और एक O2, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 होगी, ठीक। और ये वाला स्लो स्टेप है, ये दोनों स्टेप फास्ट होते हैं, तो ये वाला स्टेप भी फास्ट है और ये वाला स्टेप भी फास्ट है। तो अब मुझे बताओ, तीनों स्टेप में ऑर्डर किस स्टेप से डिफाइंड होगा? स्लोएस्ट। और स्लोएस्ट स्टेप कौन सा है? फर्स्ट स्टेप। पहला वाला। तो पहले वाले से ही ऑर्डर बताया जाएगा, बाकी से ऑर्डर नहीं बता सकते आप। और स्लोएस्ट स्टेप में जितने मॉलिक्यूल पार्ट लेते हैं वो ऑर्डर होता है, तो इस रिएक्शन का ऑर्डर भी क्या आएगा? 2 आएगा। लेकिन ऑर्डर केवल फर्स्ट स्टेप से ही बता सकते हैं आप जो स्लो है, क्योंकि ये बाकी दोनों स्टेप फास्ट हैं, तो ऑर्डर इनसे डिफाइंड नहीं होगा, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी इनके लिए डिफाइंड है। क्योंकि रिएक्शन अगर 3 स्टेप में हो रही है तो हर स्टेप में जितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्टिंग स्पीसीज, वो मॉलिक्यूलरिटी होती है। तो इस स्टेप की भी जो मॉलिक्यूलरिटी होगी वो क्या होगी? 2 मॉलिक्यूल यहां भी पार्ट ले रहे हैं तो इसकी भी मॉलिक्यूलरिटी 2 होगी, और इस स्टेप की भी जो मॉलिक्यूलरिटी है वो क्या होगी? 2 होगी। 4 मत लिखना, क्योंकि एक्चुअली में HOBr और HBr रिएक्ट कर रहे हैं, वो तो 2 बार रिएक्ट कर रहे हैं, इसलिए 2 HOBr और 2 HBr लिखा हमने। बट एक्चुअली में रिएक्शन तो HOBr और HBr के बीच में हो रही है, तो इसमें भी 2 मॉलिक्यूल पार्ट ले रहे हैं। तो रिएक्शन 3 स्टेप में हो रही है, मॉलिक्यूलरिटी हर स्टेप के लिए डिफाइंड होगी। तीनों स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी, इसकी भी 2, इसकी भी 2, इसकी भी 2, तो ओवरऑल मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगी? बोलो। 6 सर। ओवरऑल मॉलिक्यूलरिटी 6 हो जाएगी, ऐसा आपको लगता है, लेकिन नहीं, गलत। ओवरऑल मॉलिक्यूलरिटी डिफाइंड ही नहीं है। डिफाइंड जो मॉलिक्यूलरिटी वो डिफाइंड सिंगल स्टेप के लिए होती है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि 3 स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी 2 है, 2 है तो तीनों को जोड़ के ओवरऑल बोल दिया 6। नो, ओवरऑल मॉलिक्यूलरिटी नॉट डिफाइंड, मॉलिक्यूलरिटी ओनली डिफाइंड फॉर द सिंगल स्टेप। तो ओवरऑल मॉलिक्यूलरिटी जैसी कोई बात नहीं होती। लेकिन अगर आपसे कहा जाए ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा, तो क्या बोलोगे? 2। ओवरऑल ऑर्डर डिफाइंड है, क्योंकि ऑर्डर तो केवल एक ही स्टेप से बताते हैं जो स्लोएस्ट होता है, और स्लोएस्ट तो पूरे में एक ही हो सकता है, इसलिए ओवरऑल ऑर्डर डिफाइंड है, बट ओवरऑल मॉलिक्यूलरिटी नॉट डिफाइंड। इज इट क्लियर? समझ में आया? तो ये दोनों में डिफरेंस होता है, मतलब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। जैसे पहला पॉइंट कि मॉलिक्यूलरिटी जो है, मॉलिक्यूलरिटी हमेशा क्या डिफरेंस होता है ऑर्डर में? मॉलिक्यूलरिटी ऑलवेज विल बी पॉजिटिव इंटीजर। पहली बात की जो मॉलिक्यूलरिटी है वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होती है, मतलब नेवर विल बी जीरो, नेवर विल बी जीरो, नेगेटिव या फ्रैक्शनल। जबकि ऑर्डर कुछ भी हो सकता है ना, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, 0, पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शनल, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी हमेशा इंटीजर होगी, पॉजिटिव इंटीजर। दूसरी बात, ठीक है, ऑर्डर केवल स्लोएस्ट स्टेप के लिए डिफाइंड है, while molecularity defined for the each step, है ना। order only defined by the slowest step, order only defined by slowest step,
जो ऑर्डर है वो केवल स्लोएस्ट स्टेप से डिफाइंड होता है, बट मॉलिक्यूलरिटी, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन फॉर ईच स्टेप, डिफाइन फॉर ईच स्टेप सेपरेटली। जो मॉलिक्यूलरिटी है वो हर स्टेप के लिए डिफाइंड होता है सेपरेटली, ठीक है। तो मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन फॉर ईच स्टेप सेपरेटली, बट ऑर्डर ओनली डिफाइन बाय द स्लोएस्ट स्टेप। समझ में आई बात? और मॉलिक्यूलरिटी इंटीजर होता है, जबकि ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। ऑर्डर एक्सपेरिमेंटली डिफाइंड होता है, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी हर स्टेप के लिए आप देख के उसको बता सकते हो। और इसके अलावा मॉलिक्यूलरिटी के बेसिस पर रिएक्शन को, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलरिटी, reaction classified as, on the basis of molecularity, reaction classified as, reaction को classify किया गया, classified as, reaction को classify किया गया। पहले को कहा गया यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। यूनिमोलिकुलर का मतलब जिसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है? 1। यूनिमोलिकुलर का मतलब है ऐसी रिएक्शन जिसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 होती है। दूसरी है बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन क्या है? जिसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है? 2 होती है, जिसकी मॉलिक्यूलरिटी होती है 2। तीसरा होता है ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, जिसकी मॉलिक्यूलरिटी होती है 3, है ना। ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन जिसकी मॉलिक्यूलरिटी 3 होती है। और इस तरह से मॉलिक्यूलरिटी को डिफाइन किया गया, हर स्टेप के लिए बच्चों डिफाइंड होता। और किसी भी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल के बीच में पार्ट लें तो कोलिजन इफेक्टिव नहीं होता। इसलिए हमेशा इस बात को याद रखना है कि मॉलिक्यूलरिटी नेवर विल बी ग्रेटर देन 3। तो कोई भी ऐसी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है जिसकी मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज्यादा हो, नेवर ग्रेटर देन 3, क्योंकि 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल के बीच में कभी भी कोलिजन इफेक्टिव नहीं होता। इसलिए मैक्सिमम मॉलिक्यूलरिटी 3 होती है, 3 से ज्यादा नहीं होती, क्योंकि 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल के बीच में कभी भी कोलिजन इफेक्टिव नहीं होता। तो समझ में आया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी? Yes, sir. है ना। तो इस तरह से ये टर्म होते हैं। और अब हम बात करेंगे कि जो ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो कैसे ऑर्डर को निकाला जाएगा, क्योंकि वो तो एक्सपेरिमेंटली निकाल सकते हैं, लेकिन कुछ डेटा हो, कुछ मैथमेटिकल डेटा हो, तो उसके बेसिस पर ऑर्डर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे और किस तरह से उसका तरीका है, इसके बारे में फिर कल की क्लास में बच्चों बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू बच्चों। Thank you, sir. ओके, कल के नोट्स और हाँ दो सेंड करता हूँ बेटा, सेंड करता हूँ।